नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज मोदी 3.0 का यानी कि तीसरी बार जब सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की, उसका पहला बजट यूनियन बजट पेश कर दिया गया। इससे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी। उनको लग रहा था कि जिस तरह से इस बार बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है, तो शायद जनता को खुश करने के लिए कुछ किया जाएगा। और ये भी वो सोच रहे थे कि आने वाले वक़्त में यानी कि अभी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन भी होने हैं, एक नहीं 3 से 4 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या उनको भी कुछ स्पेशल सौगात दी जाएगी। लेकिन अगर कुल जमा देखें इस बजट का और अगर इसे एक लाइन में समेट कर देखा जाए, तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी से लेकर और नीतीश नायडू तक सबको सरकार ने सिर्फ झुनझुना ही पकड़ाया है। इसको ऐसे ही देखा जा सकता है क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, उसको भी आपने देख ही लिया होगा कि वो कितने क्रांतिकारी हैं। किसानों के हाथ इसमें पूरी तरीके से खाली हैं, नौजवानों के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं, नौकरियों की कोई बात नहीं की गई है, इसमें सिर्फ इंटर्नशिप की बात की गई है और साफ तौर पर ये लग रहा है कि ये पूरा का पूरा बजट जो है वो सरकार बचाओ बचाओ बजट है। इसको अगर हम विपक्ष के लिए बोले तो विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा तौर पर इसको लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये कहा है कि ये सरकार बचाओ बजट है क्योंकि इसमें नीतीश और नायडू का ख्याल तो रखा गया है, लेकिन आप ये देखिए कि उस ख्याल में वाकई में जो उन्हें दिया गया है और जो उन्होंने मांगे रखी थी, क्या वो उनके प्रोपोर्शन में है? ये भी एक अहम सवाल है क्योंकि ना तो नायडू की तरफ से और नीतीश कुमार की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो बहुत उत्साहित या फिर वो कहें कि इस बार उस बजट में उन बैसाखियों की कोई बल्ले-बल्ले हुई है, ये भी सीधे तौर पर नज़र नहीं आता है। ये बजट कॉपी एंड पेस्ट बजट भी नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ आप राहुल गांधी को बाल बुद्धि कहते हैं, एक तरफ आप कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं, एक तरफ आप जिस तरह का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने तैयार किया था लोकसभा 2024 का, जिसको क्रांतिकारी कहा जा रहा था बाकी लोगों की तरफ से, और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसमें ढूंढ रहा था, मां शब्द ढूंढ रहा था और उसको किस तरह से पेश किया गया। शायद जब निर्मला सीतारमण उसको पढ़ रही होंगी तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स उसमें से निकाल लिए, लेकिन वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल तो की गई है लेकिन बहुत भोंडी ही नकल की गई है क्योंकि जिस तरह से ये बताया गया है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और उसमें 6,000 रुपए 5,000 रुपए उनको पर मंथ दिए जाएंगे और वो भी आप ये देखिए सीएसआर के तहत दिए जाएंगे, यानी कि कंपनी का पैसा कंपनी के ही पास रहेगा, यानी कि जो पैसा आम जनता के पास जाता अब वो एम्प्लॉइज के पास रहेगा जो एज एन इंटर्न काम करेंगे कंपनीज में, और वो भी 5,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने कहा था पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो ग्रेजुएट युवा हैं उनकी पहली नौकरी पक्की की जाएगी, उन्हें 8,500 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ, यानी कि 1 लाख रुपए साल के उनको दिए जाएंगे। वहीं इसको कम करके 60,000 रुपए कर दिया गया है और उसमें भी इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसको कैसे किया जाएगा, कौन है एलिजिबल, इस सब को लेकर कोई बात नहीं की गई है। आपको याद होगा जब यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो रेलवे का बजट अलग होता था, रेलवे बजट पेश किया जाता था और यूनियन बजट अलग से पेश किया जाता था। उसको मोदी सरकार ने मर्ज कर दिया और मर्ज ऐसा किया कि इस पूरे बजट में रेल मंत्रालय का कोई नाम तक नहीं लिया गया है, रेल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको ये पता है किस तरह से लगातार दुर्घटनाएं पे दुर्घटनाएं हो रही हैं और रेलवे का बुरा हाल है और इसमें ऐसे में निर्मला सीतारमण पूरे तरीके से अपने अपने आप को बचाती हुई निकली और उन्होंने रेल का जिक्र तक नहीं किया है। कितनी खस्ता हालत में है पूरा का पूरा रेल विभाग, लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं की गई है। हेल्थ को लेकर कोई बात नहीं की गई है, एजुकेशन सेक्टर को लेकर कोई बात नहीं की गई है। इसके अलावा जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला सबसे बड़ी यानी उत्तर प्रदेश, उसकी कोई बात नहीं की गई, अयोध्या की कोई बात नहीं की गई, काशी की कोई बात नहीं की गई। ये हालांकि कहा गया है कि काशी की तर्ज पर बिहार में भी इसी तरह का कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी कि धर्म की उस सियासत का तड़का लगाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन आप ये देखिए ये कोई पहला बजट नहीं था, ये 11वां बजट था। ये तीसरी बार सरकार बनी है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, निर्मला सीतारमण एक बार फिर से वित्त मंत्री बनी है। वो ये जब बजट पेश कर रही थी तो उन्हें शर्म ये आनी चाहिए थी कि उनका ये पहला बजट नहीं है।
बल्कि आप ये देखें सरकार का ये 11वां बजट है और उनका 7वां बजट है, और किस तरह से जब उन्होंने ये बजट पेश किया तो इस बजट में जो डिफेंस है उसका बजट लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपए घटा दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, सैनिकों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली ये सरकार, उनसे वोट की उनके नाम पर वोट मांगने वाली ये सरकार, आप ये देखिए कि उसने कैसे 1.67 लाख करोड़ रुपए इसमें कम कर दिए हैं। किसानों के का जो बजट है, जो यूनियन बजट का जो परसेंटेज होता था 2019 से 20 के से अगर आप कंपैरिजन करें तो वो लगातार घटता चला गया है और अब इस बार तो बेहद निराशाजनक है। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की इस बजट के बाद, जब उन्होंने मीडिया से क्या मतलब आप ये देखें कि एक तरफा जो संवाद करते हैं वो आके उन्होंने जब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि किसानों का बहुत ख्याल इसमें रखा गया है, इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, ना इसमें महिलाओं को कुछ मिला है, न बेरोजगार युवाओं को इसमें कुछ मिला है, ना ही ग्रामीण वर्ग को इसमें कुछ मिला है, ना ही आप ये देखें कि जो महंगाई की मार झेल रही है जनता, ना ही उसको कुछ मिला है। इस पूरे के पूरे बजट को आप देखें तो लच्छेदार भाषा में ये बजट आपकी आसान होने जा रही है, मुश्किल होने जा रही है, इसको बेहद सरल भाषा में पेश किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि बेहद लच्छेदार तरीके से बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके हमेशा से ये बजट इस तरह से पेश किया जाता है, वो भी अंग्रेजी भाषा में, जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये बजट, विपक्ष तो कह ही रहा है, विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि ये निराशाजनक बजट है, ये सरकार बचाओ बजट है, इस बजट में किसी तबके को कुछ भी नहीं मिला है। और एक उम्मीद जो की जा रही थी, शायद कुछ लोगों को उम्मीद हो, वो उम्मीद भी जो उनका कोर वोटर है बीजेपी का, उसके हाथ भी सिर्फ निराशा ही लगी है। इसी पर आज हम बात करेंगे, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर उन मेहमानों को ले आइए ताकि हम इस बजट को समझ सकें कि आखिर ये बजट में निर्मला सीतारमण ये सरकार क्या कहना चाहती है, क्या उसने जनता को दिया है। दोनों तरफ आप मेरे मेहमानों को देख सकते हैं, मेरी तरफ अर्जुन जी हैं, एक तरफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और मेरे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता हैं, लगातार अपनी बात को बेबाकी से वो रखते रहे हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। लेकिन हरजिंदर जी, अगर शुरुआत मैं आपसे करना चाहूं, इस बजट को आप कितने नंबर देंगे और इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? ये सरकार का पहला बजट नहीं था जो थोड़ा सा हम सोच लें कि थोड़ा लीनियंट होकर इस पर बात कर लें, बल्कि 11वां बजट था, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, और उसके बाद जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, नंबर देने की बात आपने कही है तो मुझे नहीं लगता कि ये नंबर देने लायक है। एक बात आप देखिए, अभी अगर इस समय आप स्टॉक मार्केट चेक कीजिए तो वहां पे कीमतें बहुत तेजी से क्रैश कर रही है वो, लेकिन आज से नहीं क्रैश कर रही, वो फ्राइडे को जो आखिरी थी उसमें भी क्रैश कर गई थी, आज सुबह से कर गई है। तो ये तो पेपर लीक का मामला है भाई, यहाँ तो एग्जाम दोबारा होना चाहिए, नंबर देने की तो बात ही नहीं है इसमें। खैर, ये इसको आप अलग कर दें। इस बजट की दिक्कत यह है कि हर बजट का एक नैरेटिव होता है, हर बजट एक नैरेटिव सेट करता है, कोई एक नैरेटिव होगा, आपको दिखेगा कि ये इसकी तरफ जा रहा है, आपको दिखेगा कि ये उस तरफ जा रहा है, आपको दिखेगा कि ये चीज छोड़ दे रहा है, आपको दिखेगा कि इस चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया है। तो अगर आप आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो हुआ, जो किया गया, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो इस बजट का कोई नैरेटिव नहीं निकलता है। आप क्या कहेंगे कि ये किसका बजट है? मिडिल क्लास का बजट नहीं है, मिडिल क्लास निराश हुआ होगा। आज अखबार में, मुझे अखबार का नाम नहीं ध्यान है, उसने 9 एक्सपेक्टेशन बजट से लिए थे कि ये 9 एक्सपेक्टेशन है, ये होगा, इनकम टैक्स स्लैब कम होंगे, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी, ये होगा। उसमें से एक भी चीज, एक भी एक्सपेक्टेशन जो है उसमें पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, फिर किसके लिए? फिर हम कह सकते हैं कि किसानों का बजट नहीं है, ये पुष्पेंद्र जी पहले बताते रहे हैं सुबह से और अभी फिर बता देंगे किसानों को लिए किस तरह से वो हुआ। तो किसका बजट है? हम कहेंगे कि अमीर लोगों का बजट है या कॉरपोरेट्स का बजट है, तो वो भी रो रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। अभी मैं सुन रहा हूँ टिप्पणियां, तो उनको इस पे वो है कि जो स्टॉक मार्केट में खरीदारी है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है, तो वो नहीं होना चाहिए था, तो हर कोई रो रहा है।
ये अजब बजट आया है। आपने कहा कि बड़ी लच्छेदार भाषा थी, तो लच्छेदार भाषा तो बहुत अट्रैक्टिव होती है, अच्छी लगती है, लेकिन ये तो लच्छेदार भी नहीं थी, ये तो बोर करने लग गया था। थोड़ी देर बाद इच्छा हो रही थी कि इसको छोड़ के सो जाओ। पार्लियामेंट के अंदर, आपका हाउस के अंदर बहुत से लोग ऊँघते हुए नजर आ रहे होंगे। तो ये बजट कहीं जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने सुबह एक कार्यक्रम में इसको कहा था, चूं चूं का मुरब्बा है ये बजट। तो वैसा ही मानना चाहिए। प्रॉब्लम इस बजट की ये है कि हमारे सामने जो 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 समस्याएं हैं, जो जो इश्यूज हैं, उन इश्यूज को ये एड्रेस नहीं करता है सीधे से। यानी बेरोजगारी की समस्या है तो बेरोजगारी को ये कहीं एड्रेस नहीं कर रहा है। ये अपना कर रहा है कि आपको जो है एम्प्लॉयर को ईपीएफओ में होगा तो 3,000 रुपये महीना उसको दे दिया जाएगा। आपकी पहली जॉब है तो आपको एक मंथ की सैलरी दे दी जाएगी। या जो वो ट्रेनिंग स्कीम उन्होंने निकाल दिया है जिसमें 5,000 रुपये जिसका जिक्र आपने किया था, वो मुझे लगता है कि अग्निपथ एक बहुत मिनी स्कीम थी, ये उसका भी और मिनी वर्जन है। मतलब 1 साल के लिए अग्निपथ जैसा ही कुछ है, उसके बाद वो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए। अग्निपथ में आपको उम्मीद ये है कि वो 3 साल तक वहाँ काम करेंगे, उसके बाद जब वो आएंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर में या कहीं भी उनको सिक्योरिटी मैन की या किसी का जॉब मिल जाएगा। वहाँ तो वो भी नहीं है। वहाँ से अगर वो हट गए 1 साल बाद तो उनका क्या होगा वो खुद भी नहीं जानेंगे, कोई नहीं जानता क्या होगा। तो ये बड़ी अजीब सी वो है। महंगाई की समस्या, उसके जिक्र भी नहीं उन्होंने किया। हम्म, और हम लोग जो था स्वास्थ्य के बारे में बहुत उम्मीद करते रहे, इस सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। हम जो था एजुकेशन के बारे में करते रहे तो एजुकेशन पे कोई उम्मीद नहीं बंधाता है। फिर सबसे बड़ी जो समस्या थी इकोनॉमी की, तो एक समस्या ये थी कि कंजम्पशन जो है वो 4% से नीचे जा चुका है। यानी आपकी ग्रोथ रेट भले ही आप 8% दिखा रहे हो, कंजम्पशन नहीं हो रहा है। तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? वो ऐसे बढ़ेगा कि आप लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएं, किसी तरह से ऐसी व्यवस्था करें कि लोगों के पास पैसा पहुंचे, वो मार्केट में खरीदारी के लिए निकलें, उसका खर्च करें। तो वैसा कुछ उन्होंने आपने किया ही नहीं। इनकम टैक्स में थोड़ी सी उम्मीद थी कि मिडिल क्लास को लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, तो कुछ नहीं किया गया। बल्कि उन्होंने दो बांट दिए कि ओल्ड वाले जो हैं वो अलग रहेंगे, न्यू वाले तो ओल्ड वाले जो हैं, ओल्ड सिस्टम वाले जो हैं वो तो हमारे सौतेले हो गए, उनसे कोई नहीं। जो भी सुविधाएं हैं वो न्यू टैक्स रेजिम वालों को मिलेगी, ओल्ड टैक्स रेजिम वालों को नहीं मिलेगी। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो ओल्ड टैक्स रेजिम जिसे हम कह रहे हैं, वो सेविंग का, हाउस होल्ड सेविंग का एक बड़ा माध्यम था, और हाउस होल्ड सेविंग बहुत तेजी से गिरी है इस देश में। तो और उसी को आप खत्म कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं ये, मतलब जिसको कहते हैं ना डायरेक्शन लेस, एम लेस, क्या है बजट, ये समझना बड़ा मुश्किल है। जी जी, इससे पहले मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाऊँ, एक मेरा सवाल आपसे ये भजेंद्र जी, कि क्या वाक़ई में नीतीश और नायडू को भी कुछ मिला है? क्या जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो एक लंबी-चौड़ी उन्होंने फ़हरिस्त दी थी, क्या उसको भी इसमें कुछ हल करने की कोशिश की गई है? आपको नहीं लग रहा कि जो उनकी माँगें थी, जो उनको दिया गया है और जिस तरह से दिया गया है, वो भी एक तरह का धोखा ही है? ऐसा लग रहा है कि कह दिया गया है कि अभी इस पर शांत हो जाइए, फिर आगे देखेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, मित्रता बनी रहे। राज्यों से कंपेयर करेंगे तो दिया गया है। दूसरा, हुँ, उसमें हेडलाइन मैनेजमेंट भी है, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें आप दे सकते थे, जरूरी नहीं था कि बजट भाषण में उनका जिक्र हो। बजट भाषण में जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि उस प्रदेशों की जनता को संदेश पहुंचे, और मुख्यमंत्री भी वहां के यही चाहते हैं कि हम अगर समर्थन दे रहे हैं केंद्र को तो हमारी जनता को पता चले कि उसका कुछ हमें लाभ मिल रहा है। तो इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट ज्यादा है। बाकी इशू जो है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई ट्रांसपेरेंट वो हो कि उसको कैसे फंड ट्रांसफर होगा, उसका एलोकेशन कैसे होगा, वो उसकी कोई कोशिश नहीं हुई है। स्टेट्स जो हैं उनका आपत्तियां अभी तक बनी हुई हैं, उसको हल करने की कोशिश नहीं की गई। बस ये किया गया कि ठीक है, अपने जो लोग हैं वो, उनको कैसे पैसे देना है। अभी पुष्पेंद्र जी बताएंगे कि जो आंध्र प्रदेश को राजधानी के लिए दिया गया है वो दरअसल क्या है। तो जी, मुझे लगता है कि उन राज्यों को जितनी जरूरत थी या जितनी वो उम्मीद कर रहे थे, हो सकता है उतना ना मिला हो।
लेकिन ये पहले बात हो गई होगी कि हम इतना दे रहे हैं और इतना ऐसे बजट भाषण में आपका जिक्र होगा और आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहें, तो यही वो है। हम्म। जी। जी, बिल्कुल। वो लग रहा है कि हेडलाइन्स मैनेजमेंट करने की कोशिश है ताकि उनकी इज़्ज़त बची रहे और जब वो अपने लोगों के बीच में जाएँ और कहें ख़ास तौर पे बिहार क्योंकि अगले साल वहाँ पर चुनाव है, तो ये कहा जाए देखिए छप्पर फाड़ कर हमें दिया गया है, देखिए सब कुछ दिया गया है इसीलिए हम उनके साथ बने हुए हैं। और हालाँकि नीतीश कुमार जब मीडिया से बात कर रहे थे आज तो ना तो उनके चेहरे पर कोई तेज था, ना ही उत्साह था, ना ही उनके लफ्ज़ों में वो तमाम चीज़ें थी जिससे ये कहा जा सके कि वो खुश नज़र आ रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि वाक़ई में उनका ख़याल रखा गया है। पुष्पेंद्र जी, एक किसान नेता के तौर पर और इसके अलावा एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? लगातार अगर हम ये देखें 2019 से 20 के कंपैरिज़न में और अब तक हम ये देखें तो किसान का जो बजट है, वो लगातार एग्रीकल्चर जो बजट है, वो लगातार घटता हुआ ही नज़र आ रहा है और अब तो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3.16% ही ये रह गया है। कहाँ आप उम्मीद कर रहे थे कि एमएसपी की गारंटी आपको दी जाएगी, किसानों के लिए कुछ किया जाएगा। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करने जा रहे हैं, वो कब से बॉर्डर पर हैं, उससे पहले किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि किसानों का बहुत ख्याल रखा गया है इस बजट में। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए बुशरा जी, जहां तक किसानों का सवाल है, देखिए बजट में होता क्या है कि बजट बहुत ही टेक्निकल भाषा में है और इसमें फिगर्स की एक्चुअली बात होनी चाहिए। रुपए किसको कितने दिए जा रहे हैं, वास्तविकता आदमी ये सुनना चाहता है और लोग भी ये जानना चाहते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, आपकी तनख्वाह बहुत बढ़ा दूंगा, मैं आपका बड़ा सम्मान कर दूंगा और बड़े बड़े भाषण दे करके उसके पीछे की जो फिगर्स हैं जब आप उनको पढ़ते हैं अंदर जाकर के, तो आपको पता लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है। अब जैसे मैं खेती किसानी का जो बजट है, मैंने थोड़ा सा इनका निकाल लिया सारा सारा। अब ये जो आपने कहा, पहले तो टोटल बजट का पिछले साल 2.9% था। टोटल बजट पिछले साल था लगभग 44,42,000 करोड़ का और इसमें से 1,32,000 करोड़ का था पिछले साल 2.9%। इसमें 4 विभाग थे क्योंकि इन्होंने एक होशियारी दिखाई है, आज बोला है कि 1,52,000 करोड़ रुपए का कृषि और एलाइड बजट है। मतलब हुँ। बुशरा की तनख्वाह प्लस बुशरा के पड़ोसी की तनख्वाह, आमदनी मिलाकर के इतनी है। अरे भैया, इसका क्या अर्थ है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बुशरा जी कितना कमाती है या एग्रीकल्चर बजट कितना है, ये बताइए। आपने एलाइड में क्या क्या जोड़ दिया, हमारी समझ में नहीं आई। तो फिर जो बजट में सारी एलाइड होती है वो भी मैंने जोड़ के देख ली। इसमें जो एग्रीकल्चर बजट है वो 1,22,000 करोड़ का दिया है इन्होंने। फिर मैंने इसमें एग्रीकल्चर रिसर्च जोड़ा तो जो 9,900 कुछ करोड़ का, फिशरीज का 2,600 करोड़ का, एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग का 45 करोड़ का। इन तीनों को चारों को जोड़ करके भी ये 1,39,000 1,40,000 करोड़ से कम बना, जबकि इन्होंने 1,52,000 करोड़ का जिक्र किया है। इसका मतलब और पता नहीं कौन कौन से मंत्रालय का बजट भी अलाइड में के बहाने इसके मतलब इसकी तरफ किसानों की तरफ कर दिया गया है। एक तो ये होशियारी दिखाई है। फिर भी ये इन चारों एलाइड को पिछले बार का जोड़े और इस बार का जोड़े तो परसेंटेज वाइज ये 2.9% से घट के 2.8% पे आ गया है। तो वास्तव में एग्रीकल्चर बजट किसान भाइयों को संदेश मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, घटा दिया गया है क्योंकि आप जो है मानते नहीं हो, ज्यादा आंदोलन करते हो, ज्यादा तंग करते हो, ज्यादा सीटें तुम लोगों ने मेरी घटा दी हैं, तो मैंने भी तुम्हारा बजट घटा दिया। खैर, अब घटानी थी तो साफ ही कर देते ताकि ये इस स्थिति में ना रहते कि आपका बजट घटा सकते हो। गलती किसान भाइयों आपने कर दी है, आशा है आगे आप सुधार कर देंगे। अब जो ओवरऑल बजट की बात करें उसमें भी जो इनकी स्थिति है, देखिए अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति यहाँ पर जो है देख नहीं रहे हैं। ना तो मोदी जी को कुछ अर्थव्यवस्था की समझ है, ना इनकी टीम को अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ है। अन्यथा ये उल्टे सीधे डिसीजन लेकर के और जो है सारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम नहीं करते, जिसके परिणाम अब बेरोजगारी के रूप में या अन्य चीजों के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। जबकि किस्मत इनकी बड़ी अच्छी निकली पिछले 10 साल के दौरान। यदि हम मनमोहन सिंह जी की सरकार यूपीए 2 की बात करें, जो 2004 से 14 के बीच में, देखिए तेल वहां पर बहुत ज्यादा महंगा हो गया था उस टाइम पर, $120 हुँ। तक पहुंच गया था।
और इनके दौरान लगभग जो है $60 के आसपास एवरेज, अब थोड़ा सा $80-85 है कच्चा तेल। जो कच्चे तेल से हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी प्रभावित होती है, 80-85% हम लोग कच्चा तेल अपना इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद भी मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ₹70 के आसपास पेट्रोल डीजल बिकता था और इनके टाइम पे ₹100 के आसपास बिक रहा है। तो ये सस्ता खरीद के उनसे भी बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। उसका मूल कारण ये है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ₹3.5 आपको जान के आपके दर्शकों को आश्चर्य होगा, ₹3.5 एक्साइज ड्यूटी लगती थी डीजल के ऊपर, ₹9.5 लगती थी पेट्रोल के ऊपर। इन्होंने उसको बढ़ा करके ₹33 पे ले गए, खूब लूटा, 30-35-40 लाख करोड़ रुपया तेल के बहाने लूट लिया। लेकिन ये दूसरी तरफ देखें तो 2014 में सारे प्रधानमंत्री जिन्होंने राज किया 2014 तक, वो 55 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर छोड़ के गए थे। इन्होंने उसको बढ़ा करके पौने 200 लाख करोड़ रुपए कर दिया, यानी 120 लाख करोड़ के आसपास कर्जा इन्होंने पिछले 10 सालों में लिया है। और इस साल का भी मैं आपको बता दूं, इस साल इनका जो रेवेन्यू मैंने देखा वो 31 लाख करोड़ का टोटल रेवेन्यू आ रहा है इनके पास, और जबकि बजट है 48,20,000 करोड़ का, यानी 16,13,000 करोड़ रुपया इस साल भी लेंगे उधार, और अगले 5 साल में ये लगभग 100 लाख करोड़ रुपया उधार ले लेंगे। तो इनको जल्दी से जल्दी ये जो बैसाखियां दो लगी हुई इनको हटा करके भगाना बहुत जरूरी है। अब बैसाखियों पे आओ, इन्होंने जो बात कही है, ध्यान से वो स्पीच को सुने वित्त मंत्री की, बड़ी चालाकी से इन्होंने कहा है हमने 15,000 करोड़ रुपया इनको दिया है जो हम जो है मल्टीलेटरल एजेंसीज के माध्यम से दिलवाएंगे, यानी खुद कुछ नहीं देंगे। कहा जाएगा कि हरजिंदर जी आप बुशरा जी को जो है 15,000 रुपए उधार दे दीजिए, और बुशरा जी आप 15,000 रुपए इनके चुका देना, और क्रेडिट मुझे दे दो कि मैंने 15,000 रुपए आपको दिला दिए। तो ये मल्टीलेटरल एजेंसी, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या और कोई मल्टीलेटरल एजेंसी, उनके माध्यम से कुछ पैकेज दिलाने की बात हुई है। डायरेक्ट अपनी जेब से कुछ भी नहीं दिया गया है, जो मेरी समझ में आया। बाकी बजट में उसमें हम देख लेंगे कि ट्रांसफर वास्तव में कितना किया जा रहा है और किस मद में किया जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट वाइज आप कुछ पैसे दे सकते हो, वैसे डायरेक्टली जाकर के आपके पास कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि बाकी स्टेट कहेंगे भाई हमें भी दो, आप किस रूल के तहत आपने किसी एक उसको प्रोजेक्ट आप दे सकते हो, उसमें आपका क्या खर्चा है वो आप बता सकते हो। लेकिन ये इस तरह की गोलमोल और होशियारी इन्होंने की है। और जो मांग की बात है, वास्तविकता ये है कि किसानों की मांग इसमें कुछ और थी, इसको मैं विस्तार से आपके चैनल पे मतलब आप आगे बताऊं। जी जी, जी, बिल्कुल। तो आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है हरजिंदर जी कि क्या जो विपक्ष कह रहा है कि ये दरअसल कॉपी पेस्ट है, ख़ास तौर पे कांग्रेस की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नकल तो की गई है, लेकिन नकल भी बहुत ही खराब तरीके से की गई है। आप एक तरफ राहुल गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाल बुद्धि उनको बोलते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उसको पूरे के पूरे इलेक्शन में आप गलत तरीके से पेश करते हैं, और फिर उन्हीं में से पॉइंट्स उठाकर आप अपने बजट में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम बहुत क्रांतिकारी कोई चीज़ लेकर आए हैं। लेकिन जो पैसे भी दिए जा रहे हैं, जो इंटर्नशिप की भी बात की जा रही है, उसमें भी कुछ खुलकर नहीं कहा गया है, कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे किया जाएगा। और मैं पढ़ रही थी, ये कहा जा रहा है कि शायद CSR के तहत ये सब कुछ किया जाएगा। आप इसको कैसे देख रहे हैं? विपक्ष के दावे को आप कैसे देख रहे हैं? और वादा तो किया गया था 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, यहाँ तो 1 करोड़ इंटर्नशिप की बात की जा रही है, और उसके बाद फिर वो युवा क्या करेंगे? नौकरियां कहाँ कहाँ दी जाएंगी, कैसे जनरेट की जाएंगी, इसकी कोई बात नहीं है। देखिए, असली प्रॉब्लम ये है कि न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बंद हो गया, नहीं हो रहा है। जब तक आप नए प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, इस तरह की योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला है। और इस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। इस बजट में कहीं भी एड्रेस करते हुए नहीं दिखाए गए। बहुत बातें की गई हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट, इतना वो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, किस तरह से किया जाए? इकोनॉमिक सर्वे में भी उसका जवाब नहीं मिलता है, बजट में भी उसका जवाब नहीं मिलता है। बाकी आप सतह पर आप कुछ चीज़ें करते रहिए कि हम जो है इतना आपको दे देंगे, 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे अगर नौकरी मिली तो, और एम्प्लॉयर को इतना दे देंगे। एम्प्लॉयर को इंसेंटिव दे दिया है कि लोगों को नौकरी पे रखे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो
आप कह रही है कॉपी पेस्ट है, नकल है, तो मुझे लगता है अच्छी बात है, नकल है, नकल की कम से कम। एक चीज मैं नहीं देख पाया, लेकिन उसको चेक करना है कि जो मोदी की गारंटी थी, जो पूरी लिस्ट थी, उसमें कितनी इस बजट में लागू हुई। बहुत सारी हैं जो हमें याद हैं, जो नहीं हुई। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि उसमें ये थी कि जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके जो आयुष्मान योजना में उनको फ्री इलाज 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। ये मोदी की गारंटी थी, बजट में तो कहीं नहीं आया, इसकी घोषणा नहीं हुई। तो दरअसल उन्होंने अपने अपने बजट की जगह कांग्रेस का बजट पढ़ लिया। तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं, कि अपनी बुरी बातें, अपनी अच्छी बातें भूल गए और इनकी अच्छी बातें ले ली। खैर, वो एक अलग चीज है। मेरा मानना यह है कि इस बजट में जो इकोनॉमिक सेंस है वो बड़ा कमजोर है। मतलब मैं आपको थोड़े से आंकड़े देता हूं जो बहुत आसान है, मेरे सामने रखे हुए हैं। डिफेंस सेक्टर में, जो कि हमारे बजट का बहुत बड़ा भाग जाता है, तो जो 2023-2024 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, इस बार का बजट एस्टिमेट उससे कम है। यानी 2022-23-24 में हमने जितने खर्च किए थे, 24-25 में उससे कम खर्च करने वाले। आप इसी तरह से आ जाइए शिक्षा में। शिक्षा में नहीं, पहले मैं स्वास्थ्य में बताता हूँ। स्वास्थ्य में हमने जो बजट अनुमान बनाया था पिछले फाइनेंशियल ईयर का, उससे कम हमने खर्चा किए। और इस बार हमने जो है उस जो पिछले बार का वो हमारा बजट अनुमान था, उससे थोड़ा सा मामूली सा बढ़ा दिया है। तो ये हमारी प्रायोरिटी में है नहीं। एजुकेशन में थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन एजुकेशन में एक मजेदार चीज ये है कि 2023-24 का जो बजट अनुमान था, 2023-24 में उससे कम खर्चा हुआ। रिवाइज एस्टिमेट उससे कम पे आ गया, यानी जितना हमने तय किया था उससे हम कम पे आ गए। तो ये जो आप एक तो एलोकेशन नहीं करते हैं, एलोकेशन करते हैं तो पूरा खर्च नहीं होता है, और फिर पिछले साल का जो है उससे कम कर देते हैं। तो ये आप देखिए, इसमें कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं है किसी चीज पे। भाई, आखिर आप खर्च कर रहे हैं, पिछले साल जो खर्च किया था इस साल खर्च कर रहे हैं, तो आपको उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होगा, उसके बाद उसको बढ़ाना होगा। आप वो सब नहीं, आप जो है जय जवान करते रहो, शहादत शहीद सब करते रहो, और फिर आप डिफेंस पे बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं रहे हो। पिछले साल जो रिवाइज एस्टिमेट था उससे भी कम इस बार का बजट एस्टिमेट रख रहे हो। तो क्या आप चाहते क्या हो? आपकी जो आर्थिक दृष्टि है वो क्या है, इसमें समझ ही नहीं आता है। जी जी, बिल्कुल। वो साफ तौर पर दिख भी रहा है, क्योंकि डिफेंस बजट की आप बात करें तो 4 साल में सबसे कम हुआ है इसका साइज़। और इस बार जो है वो 1.67 लाख करोड़ रुपए की जो है वो कटौती इसमें की गई है। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर साफ तौर पर दिख भी रही है। और अगर पुष्पेंद्र जी मनरेगा की बात करते हैं, तो मनरेगा के तहत ये लग रहा था कि शायद उसका बजट बढ़ाया जाएगा। जितने मज़दूर कोविड के समय काम कर रहे थे, यानी कि बाहर निकल कर जिनको मजदूरी या फिर कोई और काम नहीं मिल रहा था, उससे ज्यादा अभी लोग जो हैं, अभी मजदूर जो है मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस सवाल उठाता है, यानी कि किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है नहीं। और अगर कोविड से ज्यादा अभी भी मनरेगा के तहत मजदूर काम कर रहे हैं, तो ना तो उसका बजट बढ़ाया गया है, ना ही उनके घंटे बढ़ाए गए हैं, ना ही उनकी मजदूरी बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर अगर इस बजट को पूरे तौर पर देखें, तो जो मैं पहले भी कह रही हूँ और आप दोनों भी कह रहे हैं कि किसी के लिए भी अगर ये देखें कि हाँ, इस तबके का, इस वर्ग का सबसे ज्यादा और अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है, वो नहीं है। यानी कि अब तक के सारे बजट में लगता है सबसे ज्यादा निराशा वाला बजट है यहाँ पर। जबकि ये लग रहा था कि ये बैसाखियों वाली सरकार है, आने वाले वक्त में 3-4 राज्यों में चुनाव भी है, विपक्ष का भी बहुत प्रेशर है, तो हो सकता है इस बार काम किया गया हो प्रेशर में ही सही। लेकिन लग नहीं रहा है कि इनके बस में है कुछ, या ऐसे कोई एक्सपर्ट या उनके पास मौजूद हैं जो वाकई में उनको एक बना के देखें कि भाई आप कुछ नहीं तो कुछ अच्छे लफ्जों का ही इस्तेमाल करके लोगों के सामने इसको पेश कर दें। देखिए बुशरा जी, जैसा मैंने बताया कि ये बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं समझते हैं। और 2019 में जो कॉर्पोरेट का इन्होंने इनकम टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं उसको, वो घटाया था।
और उसको घटा करके जो है 22% पे 30% पे लाए थे, उसकी वजह से ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का चूना हर साल इनको लग रहा है। इनकी थ्योरी उस टाइम ये थी कि इससे क्या फर्क पड़ेगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट वाले करने लगेंगे, क्योंकि हम उनसे कम टैक्स ले रहे हैं, तो जो पैसा उनका बचेगा वो उसको मार्केट में और उसमें लगाएंगे, ग्राउंड पर नए प्रोजेक्ट लाएंगे। अब उनका कहना यह है कि भाई मेरी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, यानी कि 100 कार बनाने की क्षमता अगर मेरी है तो मैं 70 कार बना रहा हूं, पहले ही मेरे पास 30 कार बनाने की कैपेसिटी खाली चल रही है, क्योंकि मांग नहीं है। इकोनॉमी में जब तक मांग ना बढ़े और मांग का ट्रेंड ना दिखाई दे किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन को, तब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। वो जबरदस्ती फैक्ट्री लगा के बैठ जाए, अरे बिक तो नहीं रही तुम्हारी 70 कार है और 100 कार की तुम्हारे फैक्ट्री है, तो तुम और 100 कार की फैक्ट्री कैसे लगा दोगे? जब तुम्हें दिखाई देगा कि आज इस बार 70 बिकेगी, अगली बार 80 बिकेंगी, तो 2-3 साल बाद मेरी शॉर्ट हो जाएंगी, तब लगाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण रहा कि जिसकी वजह से इनको किसी और सेक्शन को, चाहे मिडिल क्लास हो या किसान हो, उनको रिलीफ ये नहीं दे पा रहे, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने धन्ना सेठों का एक तो कर्जा पिछले 10 सालों में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए का माफ कर दिया। दूसरा, इन्होंने ये कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर दिया, इनका मतलब घटा दिया, जबकि मिडिल क्लास को या किसानों को कोई राहत इन्होंने नहीं दी। इस वजह से ही ये सारा का सारा जो है इनका सिस्टम जो चल रहा है। तो जो अभी इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहा था, उसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि कॉर्पोरेट जो कंपनीज है दे आर स्विमिंग इन प्रॉफिट्स। वो तो जो है मुनाफे में तैर रही है, लेकिन ना तो वो नौकरियां दे रही है, ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को ज्यादा तनख्वाह दे रही है। इसके पूरे आंकड़े आए। तो इससे ये पता लग रहा है कि कॉर्पोरेट कंपनीज ने अपनी लॉबी करके, या मैं तो यहां तक कहूंगा कि कुछ ले दे करके अपना टैक्स घटवा लिया, और ना इन्वेस्टमेंट किया, ना एम्प्लॉइज को कुछ दिया, उससे सारा सारा पैसा लेकर के कर्जा उतार दिया अपना जो भी था। ये जो भी मतलब लोन वगैरह ले रखे थे वो थोड़े कम कर दिए। ये काम हुआ है। और अब उस चीज को लफाजी के रूप में ये जो है देना चाह रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, वो इतना दे दिया। अब देखिए, वो जो मैंने आंध्र प्रदेश वाली बात कही थी, उसकी स्पीच का पार्ट मैंने ढूंढ लिया है। अब उसको जी अगर आपके दर्शक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या बोल रही है। ये कह रही है कि भाई आंध्र प्रदेश के बारे में 33 नंबर पैराग्राफ है इनके, उसमें उसमें कहा है, रिकॉग्नाइजिंग द स्टेट्स नीड फॉर अ कैपिटल, यानी कि राजधानी इनको बनानी है आंध्र प्रदेश वालों को। वी विल फैसिलिटेट स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू मल्टीलेटरल डेवलपमेंट एजेंसी। वी विल फैसिलिटेट मल्टीलेटरल एजेंसी, आप इनको पैसा दे दो। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 15,000 करोड़ विल बी अरेंज्ड विद एडिशनल अमाउंट इन फ्यूचर ईयर। यानी मैं अरेंज करूंगा कि बुशरा जी आपको पैसे चाहिए तो मैं हरजिंदर जी से लेके आपको दे सकता हूँ, लेकिन आपको देने हैं फिर उनके पैसे विद ब्याज समेत। तो ये खेल इन्होंने हर जगह किया है। और किसानों को कह दिया भाई तुम्हारा 1.5 लाख करोड़ रुपया है, इंक्लूडिंग एलाइड सेक्टर, यानी अड़ोसी पड़ोसी के सारे मंत्रालय भी मेरे में ही जोड़ दिए कि साहब आपको इतना दे दिया। बाकी आपने खुद बताया मनरेगा के विषय में। देखिए, भारी बेरोजगारी इस वक्त देश झेल रहा है। उसका मूल कारण इनकी, चाहे वो नोटबंदी की तुगलकी और तुनक मिजाजी से जो काम करते हैं कि ऐसा झटका दूं कि चारों तरफ मोदी मोदी हो जाए, तो वो उसकी वजह से जो है गलत नीतियां इन्होंने अपनाई। कोई इनको बता दे कि साहब आप गलत कर रहे हैं, रघुराम राजन जैसा उनको भगा देते हैं। उर्जित पटेल से कहा इन्होंने कि यार इतने पैसे लाओ जरा आरबीआई से, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई इतना नहीं दे सकता, सब मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप हट जाओ। इस साल आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2,11,000 करोड़ रुपए आरबीआई से भी ऐंठ लिया है इन्होंने। आरबीआई कभी भी इतना ज्यादा डिविडेंड नहीं देता है। 2,11,000 करोड़ रुपए आपने आरबीआई से ले लिया। 16-17 लाख करोड़ रुपए, जैसा मैं बता रहा हूँ, आप उधार ले रहे हो। और आपने 30-30 रुपए जो है डीजल पेट्रोल पे लिए, और उसके बाद टोल दुनिया भर का हर सड़क पे लग रहा है। अरे भाई, आप ही का पेट नहीं भर रहा है, पता नहीं कहाँ सारा पैसा आप ले जा रहे हो। केवल अडानी और अंबानी की सरकार ये साबित हुई है, किसी व्यक्ति को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। ये थोड़ी गलती सारी जनता की हो गई है कि इनको अच्छी तरीके से हटाना था, और वो थोड़ा सा जो है उसमें कमी रह गई। अब अगले कुछ महीनों में, अब किसान यहाँ आए हुए थे, कल आपको शायद जानकारी हो, जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर में किसान बैठे, उनकी एक यहाँ पे राष्ट्रीय सम्मेलन था दिल्ली में, मैं भी उसमें मौजूद था। तो उन्होंने भी कहा है कि भाई जैसे ही हमारे बैरिकेड हटेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। बैरिकेड के बारे में हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया
ये संविधान का पालन नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया कि भाई नहीं हम अभी जो है हटाने की बात नहीं करनी है, स्टे है उसपे। उसके बाद भी 7 दिन का समय था, 7 दिन के अंदर इनको 17-18 तारीख तक वो हटा देने चाहिए थे बैरिकेड, फिर भी नहीं हटा रहे। तो ये लोकतंत्र चल रहा है इस तरीके से, कोर्ट के डायरेक्ट आदेश को आप नहीं मान रहे हो। अलोकतांत्रिक तरीके से आपने जो किसानों को वहां दिल्ली बॉर्डर को, वहां पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोका हुआ है, एक स्टेट को आपने काट छाट रखा है, इतने बड़ी संख्या में आसपास के लोगों को वहां परेशानियां हो रही। तो ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही है, अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है, आगे आगे देश डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। अभी के जो आंकड़े हैं, जितना इनका रेवेन्यू आता है उसमें से 40%, 42% पैसा तो ब्याज में ही चला जाता है। ये इस बार भी जो ब्याज में है वो करीब 12 लाख करोड़ रुपए इनको देना पड़ रहा है। तो रेवेन्यू तो आया 32 लाख करोड़ का, 12 लाख करोड़ रुपए तो घर में घुसने से पहले ही चले गए, तो ब्याज दो पिछले वाले उधार जो लिए उसका। उसके बाद फिर आपके पास क्या बचा, 20 लाख करोड़ रुपए खर्चा आपको करना है, 48 लाख करोड़ रुपए का। तो आप तो लोगे ही और उधार, 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लेंगे अगर इनको नहीं भगाया गया तो, अभी 5 साल के अंदर अंदर। तो ये देश को डेट ट्रैप में फंसा देंगे, तो बहुत बुरी हालत देश की हो सकती है, जिसको अति शीघ्र भगाना अत्यंत आवश्यक है। जी। बहुत गंभीर बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं और देश को, देशवासियों को सुनने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अदम गोडवी साहब का वो शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लग रहा है कि ये फाइलों में भी ये मौसम जो है वो गुलाबी नहीं लग रहा है, उसमें भी बेहद बदरंग ही नज़र आ रहा है। ये साफ तौर पर लग रहा है इस बजट को देखते हुए। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, एक के बाद एक 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है ये बजट भी नाउम्मीदों का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। उससे पहले उन्होंने लिखा था 11वें बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। तो साफ तौर पर ये दिख रहा है और जाहिर सी बात है विपक्ष अपनी बातों को यहाँ पर रखेगा और उसके अपने तरह से अपने कहने के तरीके हैं। लेकिन कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं हरजिंदर जी कि ये जो बजट आया है, इस बजट ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन कराए जाएं और 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, उस सबकी हार की पटकथा लिख दी है। लग रहा था कि शायद इन राज्यों का स्पेशल कुछ ख्याल रखा जाएगा क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ चुनाव है और जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वह इलेक्शन में हार और जीत और इसके अलावा और कुछ नहीं, वो हमने 10 सालों में देखा है। लेकिन इन राज्यों के हाथ में कुछ नहीं लगा है। लग रहा है 2 बैसाखियों को साधने में इतनी मसरूफ हो गई है सरकार कि बाकी और किसी का इतना जो भी थोड़ा बहुत ख्याल रखा गया है वो उनका वो भी ख्याल नहीं रखा गया। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी टीम से मैं कहूंगी कि एक बार देखें, हरजिंदर जी की आवाज नहीं आ रही। जी अब आप, जी आपकी आवाज आ रही है। आ रही है, अच्छा। जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि 13 सीटों पर अभी उपचुनाव हुए थे, बजट से पहले जी हुए, तो उसमें क्या हुआ हमने देख लिया। तो अब इनकी हार के लिए इनको बजट की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी ये हार सकते हैं। बजट उसमें थोड़ा सा इजाफा कर देगा, ये एक अलग बात है। और इन राज्यों में कोई बहुत अच्छी संभावनाएं नहीं है, लोकसभा चुनाव ने भी बता दिया है। तो वो प्रॉब्लम तो अब खत्म हो गई। आपके सवाल का एक दूसरा भाग था, मैं इतनी देर में भूल गया, वो क्या था? आपने 2 चीजें पूछी थी। जी कि इन राज्यों को लग रहा था कि शायद उसका ख्याल रखा जाएगा और लेकिन क्या आपको देखिए लग रहा है ख्याल, कि 2 बैसाखियों को टिकाने में इतने मसरूफ हो गए कि थोड़ा बहुत उनका हाँ, ख्याल रखा गया, उस सब में बाकी सबको दरकिनार कर दिया गया है। देखिए ऐसा है, 2 बैसाखियां ये तो इनकी मजबूरी है, इसके लिए हम्म, कर रहे हैं। बाकी ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसकी दिक्कत यही है कि जो इसके अपने हैं उनके लिए ये कुछ नहीं करती है। मिडिल क्लास उसका अपना माना जाता है, सबसे बड़ा बेस उनका मिडिल क्लास में है। आज तक ये इनका एक तरह से 11वां बजट है। आप बता दीजिए मिडिल क्लास के लिए क्या किया है। तो अपनों के लिए तो ये कुछ करते ही नहीं है। तो वो हम इसके बहुत सारे उदाहरण दूसरे भी हो सकते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव में जो होना है वो हो जाएगा। उसके लिए उसको बजट के बिना भी लोग, बजट ना भी होता या बजट में उनके लिए एलोकेशन भी हो जाते विशेष, तब भी वो बचने वाला नहीं था। वो तो मामला तय हो चुका है। जी
जी, क्या आपको लगता है अगर किसानों का कुछ ख़्याल रखा गया होता, कुछ स्पेस सेविंग के लिए किया गया होता, तो शायद कुछ बदलाव होता, ख़ास तौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में? देखिए, किसान वाली तो इनके पास कोई नीति ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि किस जो एग्रीकल्चर की समस्या है, उसको उससे कैसे डील किया जाए, उसका क्या समाधान किया जाए, क्या वो किया जाए। उनको लगता है या पता नहीं क्या लगता है कि किसान को व्यापारी में बदल दें तो शायद कुछ हो जाए और उनके लिए कुछ कानून बना दें और कुछ वो कर दें, लेकिन वो स्थिति नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसानी घाटे का सौदा हो चुकी है, किसान घाटे में चल रहा है। उसके लिए कुछ नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई उसके ऊपर विमर्श नहीं चल रहा है, कोई उसके लिए नीति नहीं है। बस ये है कि थोड़ी-सी एमएसपी बढ़ा देते हैं और जितनी बढ़ाते हैं उससे ज़्यादा ढोल पीट देते हैं। ये एमएसपी में क्या-क्या घपले होते हैं बढ़ाने में, ये पुष्पेंद्र जी बता सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो किसानों के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तो ये आप बताइए किसके लिए इन्होंने कुछ किया है? क्या जवानों के लिए, सैनिकों के लिए कुछ किया है? या उनको आखिर में अग्निपथ ही स्कीम देनी पड़ी ना। तो किसी के लिए कुछ नहीं किया है। मिडिल क्लास का मैं उदाहरण बता सकता हूँ, दे चुका हूँ आपको। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की जो इन्होंने समय सीमा दी थी वो निकल चुकी है, बहुत पहले निकल चुकी है। मतलब 2 बजट पहले ही ये हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो इसलिए ये उम्मीद कि जो है ये इन राज्यों को कुछ दे देते, मुझे उम्मीद नहीं है। जी। जी। पुष्पेंद्र जी, ना तो किसानों का ख़्याल रखा गया, ना जवानों का ख़्याल रखा गया, ना जो इनका कोर वोट बैंक है, जो शहरी वोट बैंक है जिसके बिना पर इनको लगता है कि ये इलेक्शन जीतते आए हैं, ना ही उनका कोई इसमें ख़्याल रखा गया है, ना ही उन स्टेट्स का इसमें ख़्याल रखा गया है। आखिर करना क्या चाहती है सरकार? फिर लोग ये सवाल पूछेंगे, भई आपके लिए इलेक्शन की अगर हार-जीत भी अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो किसी बिना पर तो आप देखेंगे। अगर महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर हो, अगर बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर हो फिलहाल, अगर अग्निवीर जैसी, अग्निपथ जैसी योजनाएं जो हैं वो आपके लिए गले की फांस बन गई हो, लेकिन फिर भी आपने, क्योंकि मोदी ने कह दिया और हम लेकर चल रहे हैं, तो उसको आपको लेकर ही चलना है। लगातार इस तरह की मांग खुद सैनिकों के परिवार आपसे कर रहे हैं, आप किसानों को भी कुछ नहीं दे रहे हैं, तो आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? आखिर बजट से फिर आप करना क्या चाह रहे हैं? और फिर आपकी आगने वाली कोई नीतियां भी ऐसी नहीं है, क्योंकि मोदी की गारंटी तो सारी हवा हवाई है। वो हमने देखा, वो सब जुमलों में तब्दील हो गई। और अभी भी लोकसभा इलेक्शन 2024 के वक्त भी जो गारंटीज दी गई थी जो मोदी के नाम की, अब तो वो उनका नाम भी नहीं लेते हैं, अब तो एनडीए की वो बात करते हैं। उन सब का भी कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं है, उसकी भी कोई जवाबदेही भी नहीं है। देखिए बुशरा जी, इस बजट के बाद मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी थी, वैसे तो वो गर्त में जा चुकी थी और नेगेटिव हो गई। अब मैं आपको जो किसानों वाली बात हरजिंदर जी ने भी छेड़ी और आपने भी जिक्र किया, किसानों के विषय में फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दोनों लोगों को हमने अपना ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने ये कहा था कि भाई आज की तारीख में मांग की कमी है अर्थव्यवस्था में, और मांग जब तक नहीं बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी, और तब तक उसके बाद ही ये इन्वेस्टमेंट वगैरह जो फैक्ट्रीज है वो स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको पैसा अच्छा खासा रूरल एरिया में ट्रांसफर करना चाहिए। और क्योंकि एग्रीकल्चर आज भी 45% वर्कर जो है उसमें लगा हुआ है हमारे देश का, और अलाइड अगर हम देख लें जो गांव में बाकी काम है वो भी एग्रीकल्चर के आसपास ही होते हैं। तो काफी बड़ी आबादी 60-70% अभी भी गांव में ही रहती है, तो उनके हाथ में पैसा जाना चाहिए ताकि मांग बढ़े, तब फिर वहां से सारी चीजें इन्वेस्टमेंट, रोजगार, और अल्टीमेटली आपका टैक्स भी बढ़ेगा उससे, हमने ये बात रखी थी। तो इसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले तो आप एमएसपी की जो लीगल गारंटी उस काम को कर दीजिए, उसमें आपको व्यक्तिगत मतलब सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, सरकार के टैक्स उल्टे बढ़ेंगे, केवल व्यापारी जो लूट करता चला रहा है वो लूट बंद हो जाएगी। हमने एक मुद्दा ये रखा था जिस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा हमने कहा था कि एक जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर इनकम ये है स्कीम, पीएम किसान योजना, जिसमें आप 6,000 रुपए दे रहे हैं, तो 6,000 रुपए 6 साल पहले शुरू करे थे, तब भी 6 थे, अब भी 6 हैं। इसका मतलब 5-6 साल से आपने 1 रुपया बढ़ाया नहीं है, इन्फ्लेशन के वजह से, और वैसे भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, 12,000 रुपए आप कर दीजिए। तो एक धन का प्रवाह जो है रूरल एरिया में जाएगा, उससे काफी चीजें आगे बढ़ेंगी। हालांकि
6,000 या 12,000 भी 1,000 रुपए महीना या 500 रुपए महीना बनता है, बहुत ज्यादा बड़ा रकम नहीं थी, ये इसको कर सकते थे, इन्होंने इसको भी नहीं किया। एक तीसरा बिंदु जो हमने रखा था वो किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में रखा था कि किसान क्रेडिट कार्ड का 3 लाख रुपए तक का जो है लिमिट होती है, उस पर ब्याज 4% के आसपास मिलता है समय पे भुगतान अगर करते हैं तो। हमने कहा था कि भाई क्योंकि इसमें आप बहुत बड़े अमाउंट की 10-10 20-20 बीघे जमीन किसान की जो है मॉर्गेज करते हैं, तो आप इसको 10 लाख रुपए कर दीजिए, तो किसान की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारी की सारी समस्याएं लोन की खत्म हो जाएंगी। और वो उसको कैसे यूज करे, जैसे सीसी अकाउंट होता है, जितना यूज करे उतना उसका ब्याज देता रहे, तो वो ज्यादा उसके बारे में कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। इसी तरह हमने कहा था कि ओल्ड एज में जो किसान है उसके लिए जो है कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है इस देश में, तो 3,000 रुपए की मासिक पेंशन आप शुरू कर सकते हैं जो 60 साल से ऊपर के किसान है। और सारों के लिए ना भी करें तो आप कम से कम जो 2 हेक्टेयर तक के किसान है, जो लघु सीमांत किसान कहते हैं, उनको कर लीजिए, वो भी इन्होंने कुछ इसमें एक्शन नहीं लिया। इसी तरह एक हमने कहा था कि जो जीडीपी एग्रीकल्चर की उसमें 25% हिस्सेदारी आजकल दूध और जो बाकी एलाइड सेक्टर है ये अपना एनिमल हस्बेंड्री वगैरह डेयरी, इससे आती है, तो आप कम से कम और ये रेगुलर इनकम है, कैश इनकम है, मतलब इसमें फसल तो 4 महीने 6 महीने बाद आएगी, लेकिन ये आपको वीकली पेमेंट आता है, इससे छोटे मोटे घरेलू खर्चे निकलते रहते हैं किसान के। तो इसमें आप केवल इतना कह दीजिए एक कानून बना करके कि भाई अमूल जो किसानों की अपनी संस्था है, जिस रेट में वो दूध खरीदता है, तो उसी क्वालिटी का दूध दूसरे लोग भी उस रेट से नीचे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अमूल के रेट में सब लोग बेचते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि 25% हमारी हल समस्या हो जाती, और दूध बखेरने के लिए वहां पे महाराष्ट्र में किसान मजबूर हो रहे हैं, बहुत उनकी बुरी हालत है, इसको भी नहीं किया गया। ऐसे ही हमने जी फसल बीमा योजना में कहा था कि भाई 1% से 5% का प्रीमियम किसानों से लेते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब इन तीनों पक्षों में से कोई एक व्यक्ति पैसा ना दे तो मुआवजा नहीं मिल पाता। तो आप बोला किसान पक्ष को हटाइए, क्योंकि 1 1.5 2% है, उससे क्या फायदा। आप दोनों स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, डायरेक्टली मुआवजा दे दीजिए, तो वो भी इन्होंने नहीं किया। इसी तरह किसानों का जो कर्ज माफी वाला मुद्दा है, किसानों की जो गन्ना सेठों की 16 लाख करोड़ रुपए जैसे मैंने बताया कर्ज माफी पिछले 10 साल में हुई है, तो इसको भी कुछ ना कुछ लघु सीमांत किसान का 8-10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा तो ये माफ कर ही सकते थे। और कृषि बजट जो मैंने बताया आपको कि लगभग 3% से भी कम है, और कृषि पर इतनी बड़ी आबादी निर्भर है, इसको कम से कम 7.5-8% तक ले जाने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। ये केवल जो है ये समझ लीजिए कि चारपाई के दो हिस्से होते हैं, कभी इस तरफ को सिर करके सो जाते हैं, कभी उस तरफ को सर करके सो जाते हैं, चादर भी वही है, बिस्तर भी वही है, और बस वो तकिया भी वही है, दिखाते हैं हमने बहुत जी बढ़िया काम कर दिया। इनका इनका जो भी प्रेजेंट होता है, यानी बॉक्स पे देते हैं, बॉक्स बहुत अच्छा होगा, बॉक्स खोल के आप देखेंगे अंदर कुछ नहीं निकलेगा। इस चीज का पता थोड़े दिनों बाद चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को चलने वाला है, जब वो देखेंगे वास्तव में तो 15,000 करोड़ रुपए आने थे, फिर ये देखेंगे अच्छा 15,000 करोड़ रुपए तो उधार आने आपके सिर पे, तो बोला भैया मैं क्या करूंगा इसका, आप रखो। तो ये बहुत जल्दी ज्यादा लंबे समय तक सरकार नहीं चलेगी। और जो चारों राज्यों का आपने कहा, इन चारों राज्यों में ये हारने जा रहे हैं। हरियाणा हारेंगे, झारखंड हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, जम्मू कश्मीर हारेंगे, उसके बाद दिल्ली भी ये हारेंगे, और उसके बाद इनकी स्थिति यानी मोदी जी की स्थिति और कमजोर होगी, और इनकी चलम चलेगी बेला किसी भी वक्त आ सकती है। किसान आंदोलन भी शुरू होने वाला है जैसे ही बैरिकेड वहां से हटते हैं। अब फिर भी इनको अकल नहीं है, समझ नहीं है, तो हो सकता है कोई इंटरनल लोग ही मोदी जी को बहका करके दिखा रहे हो गुलाबी मौसम, और अंदर ही अंदर मोदी जी को हार्म कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं लगेगा। तो ये इनके इनके जाने के दिन आ गए हैं, जनता ने देख लिया इनके पास अब कुछ नहीं है। लास्ट मौका भी दे दिया, 11वां बजट आपको दे दिया, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप जाइए, दूसरी सरकार आएगी, जिसकी नकल आपने करने की कोशिश उसमें की है बजट में, वो खुद कर लेगी इस काम को, तो उसका हमें हम्म। इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, नकल को क्यों देखें, असल पर जाएँ लोग, लेकिन कोशिश इस बार की, लेकिन वही है कि कोई लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं था और जिस तरह से तमाम एजेंसीज़ का दुरुपयोग और सब कुछ करके जो किया गया है, वो सबके सामने है, सबको समझ आ रहा है और इस बार का पूरा चुनाव जो है वो जनता ने लड़ा और एक तरह की पूरी लहर थी सरकार के विरोध में, लेकिन नंबर जो है उस तरह से उनके फ़ेवर में भी नहीं आए, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं 2 से 40 आए, जिसकी वजह से वो सरकार बना पाए। लेकिन अब ये लग रहा है जैसे पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, तमाम विपक्ष भी लगातार ये कहता रहा है कि ये सरकार
बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि लोग अब इससे उब चुके हैं। अब इनके पास कुछ नया परोसने के लिए है भी नहीं, और जो धर्म की चाशनी चटाकर, अफीम चटाकर जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके वोटों की ठगी की जाती थी, वो भी अब खत्म हो चुका है। लोग उस ट्रैप में भी नहीं आ रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अब उनके पास जो एक तुरुप का इक्का था वो भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बद्रीनाथ और अयोध्या की हार ने ये भी बता दिया है। जाहिर सी बात है, अब निराशाजनक ये है, और ये सेंसेक्स बता रहा है, बाजार भी बता रहा है, विपक्ष भी बता रहा है, और लोगों में भी बड़ी निराशा है इस पूरे बजट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।